नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे, आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आजमगढ़ से आज फिर आपके बीच में हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसा कि पिछले 3 हफ्तों से हम लोग बात कर रहे हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या जो मिसकैरेजेस बार बार लगातार किसी को होता है, 2 से ज़्यादा मिसकैरेज जब एक लगातार होता है तो उसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने लास्ट 2 वीक्स में जो किया था उसमें आपको जैसा कि कारण बताया था, 50 to 60% कॉजेज़ अननोन हैं जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ में हमने 2, ये मैं रीकैप कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे पहले 2 वीडियोज़ नहीं देखे थे, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को पूरी तरह समझने के लिए आप मेरे पिछले 2 वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके बाद कॉमनेस्ट रीज़न जो फर्स्ट 6 to 8 वीक्स में मिसकैरेजेस होते हैं, कभी जिसको मिस्ड एबॉर्शन लिख के आता है कभी कभी, और कभी कहते हैं कि ब्लाइटेड ओम लिख के आता है, वो सारे जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक में 2 तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक नंबर की न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, दूसरी स्ट्रक्चरल होती हैं जिसमें मैंने आपको बैलेंस ट्रांसलोकेशन बताया था, और एन्यूप्लॉइडीज़ कहते हैं जो आपके नंबर से रिलेटेड जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, जो आपका जीन्स होता है, क्रोमोसोम होता है, उनके नंबर और स्ट्रक्चर में गड़बड़ी कॉमनेस्ट नोन रीज़न है। उसके बाद से नंबर आता है कुछ एंडोक्रिनोपैथीज़ का, हार्मोनल डिसबैलेंसेस का, जिसमें थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, ये सारी चीज़ें आती थी। उसके अलावा यूट्रस के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होती है जो जन्मजात हो सकती है, जैसे कि सेप्टम या बाइकॉर्डुएट यूट्रस, या बाद में हो सकती है जिसमें इन्फेक्शन से एशरमैन सिंड्रोम बन सकता है, फाइब्रॉयड हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं कुछ सारे, और तरह के कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। तो आज हम लोग एक एक कॉज के अकॉर्डिंग उसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पेशेंट मुझसे पूछता है कि मैडम इतनी बार लॉस हो गया, क्या मैं कभी माँ बन सकूँगी? तो आज हम लोग उस प्रश्न के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड और अपना ट्रस्ट ईश्वर पे से नहीं खोना है। इतना कुछ बातें हमने की, उन बातों में क्या बात सामने आई कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस लगभग 1% महिलाओं को सिर्फ होता है, और उनमें से हालांकि 3 मिसकैरेज होने के बाद से रिपीट होने के चांसेस 35% हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 65% बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, फुल टर्म को पहुंचते हैं। तो उम्मीद की किरण ज़्यादा अच्छी है। आपका जो प्रेग्नेंट होने का लाइव प्रेगनेंसी रेट का चांस है, सॉरी नेटवर्क इशू आ जाने की वजह से बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गया था। तो जो हमारे कॉजेज़ हैं उस तो अभी भी चांसेस नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के, लाइव बर्थ होने के ज़्यादा हैं, तो इसलिए उम्मीद नहीं खोना चाहिए। तो जब कभी भी ट्रीटमेंट की बात आती है तो ट्रीटमेंट की बात में जो सबसे पहली बात हम करते हैं वो यही करते हैं, टेंडर लव एंड केयर। इसका मतलब क्या है कि आपको उम्मीद रखनी है कि आपको बच्चा आपका सही पैदा होगा, आगे चल कर के आपको प्रेगनेंसी मिलेगी, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के जो कुछ भी आपसे हो सकता है वो सब आपको करना है। तो पहले नंबर पे वो चीज़ आती है। उसके बाद से आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम लोगों ने जितनी बातें की आज तक, हमने जितनी डिजीज़ेस के बारे में बात किया, मैक्सिमम उसमें से जो बीमारियां थीं हमने देखा कि वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। चाहे वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, चाहे डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, ब्लड प्रेशर हो, ये सारी बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल की, या ओबेसिटी हो, तो ये सब हमारे लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से हो रही हैं। तो हमको अपने लाइफस्टाइल, अपने खान पान, रहन सहन में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा मेंटल स्ट्रेस लेवल ना बढ़े। स्ट्रेस बढ़ने से आपकी बॉडी में एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है जो हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है। आपका बीपी बढ़ाता है, आपके एग की क्वालिटी ख़राब करता है, आपके एम्ब्रियो को स्ट्रेस देता है। तो उसको हमें घटाने की ज़रूरत है किसी भी तरह से। और दूसरी चीज़,
आपके खान पान में जो जितने भी मिसकैरेजेस होते हैं या किसी तरह की बीमारी होती है, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं, या वो चीज़ें जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपकी बॉडी हमेशा एक फाइटिंग मोड में रहती है, उसको दूर करने के लिए हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है। तो आपका जो ये खान पान है उसमें आपके डाइट में वो चीज़ें होनी चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच हैं, और जितने कलरफुल खाने हैं, जितनी कलरफुल सब्जियां और फल हैं, उनसे आपको वो एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स और वो विटामिन्स बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो उनको अपनी डाइट में इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे चुकंदर है, टमाटर है, सेब है, पालक है, ये सारी चीज़ें आप खाते हैं तो डिफरेंट ग्रुप के आयरन में रिच होता है। पालक आपका, अनार है, अंगूर है, स्पेशली गाढ़े रंग का जो अंगूर है आपका, ये जो शिमला मिर्च है उसके बहुत सारे लाल हरे पीले बेल पेपर कहते हैं, वो सारी चीज़ें जब आप अपने खाने में, गोभी है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, इन चीज़ों की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो उससे आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, और जो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेटस आपकी बॉडी का हो गया है, आपकी बॉडी हर चीज़ को बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, वो रिएक्शन उन चीज़ों को खाने से आपकी बॉडी में कम होगा। उसके साथ आप थोड़ा टहलेंगे, आपके अंदर से कुछ एनर्जी लॉस होगी, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट, जो कुछ भी हम खाते हैं उसको हमारी बॉडी जिस स्पीड से पचाती है उसको हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। वो मेटाबॉलिक रेट आपके टेंशन करने से, स्ट्रेस करने से, फिजिकली इनएक्टिव होने से क्या होता है, जब आप माँ नहीं बन पाती हैं या आप पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं या आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है तो आप थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्शियस होते हैं, उसमें आपका कुछ करने का मन नहीं करता है और आप बिल्कुल सब कुछ करना बंद कर देते हैं, किसी तरह से बस ज़िंदगी चलाते रहते हैं, और ये बहुत बुरा है। सबसे पहले किसी भी दवा को खाने से पहले आपको अपने इस स्टेटस से बाहर आना पड़ेगा। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, आप वॉक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन नाम का केमिकल निकलता है और वो आपको पॉजिटिविटी देता है। इसी तरह जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, कोई अपनी मनपसंद चीज़ें करते हैं, आप किसी अपने प्यारे जानवर के साथ खेलते हैं, गार्डनिंग करते हैं, किसी से गले मिलते हैं, तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हैप्पी या लविंग हार्मोन कहते हैं। वो आपको पॉजिटिव फीलिंग देता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी का जो मिलाया है उसको एकदम अच्छा करके और उसके थ्रू आपको तैयार करते हैं एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए। तो सबसे पहले कुछ भी करने के लिए आपको ये करना है। एक्सरसाइज में आपके लिए वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज होती है। हमारे जो वेद हैं उनमें जो योगासना है, आजकल विदेशों में बहुत सारी बीमारियों के लिए ये सारे योगासनास जो हैं वो पेटेंट किए जा रहे हैं। तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन से हमारे वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू दो तरह की नर्व्स चलती हैं। एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, और इन दोनों के बीच के बैलेंस में जब पैरासिम्पैथेटिक टोन आपकी बॉडी का ऊपर होता है तो आप रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी में हर चीज़ बहुत अच्छे से चलती है, आप चीज़ें आराम से करते हैं। जैसे कि कभी आप घबराए होते हैं तो आपकी नब्ज़ तेज चलने लग जाती है, जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप धीरे धीरे सांस लेते हैं। तो आपको अपनी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ाना है और उसमें ये योगासना, ये मेडिटेशन, ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये आपको आपकी टेंशन से भी निजात दिलाते हैं। आज हमारी लाइफ ऐसी हो गई है, हम 24/7 काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें हमारे लिए दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं हो गया है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, उनकी बॉडी में सब कुछ
उल्टा चलने लगता है, वो रात भर जगते हैं। अगर वो अमेरिका के लिए इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं तो उनके लिए जब यहाँ पे रात होती है तो वहाँ दिन होता है, तो वो रात में काम करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर हम रात में काम नहीं करते हैं तो हमारा फ़ोन, हमारा कंप्यूटर हमेशा हमको एक 24/7 काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे रहा है, जिससे हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गई है। और इस क्लॉक को रिटेन करना, इसके नॉर्मल टोन पे ले आना सबसे ज़रूरी है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। ये मैं सिर्फ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए नहीं कह रही हूँ, ये चाहे आपको डायबिटीज़ हो, चाहे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, आपको थायराइड हो, आपको ओबेसिटी हो, हर जगह ये फैक्टर आपको काम करता है। उसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू किसी भी फॉर्म में खाते हैं, उन सब के लिए तंबाकू छोड़ना, स्मोकिंग छोड़ना। अगर आप कॉफ़ी और टी एडिक्ट हैं, आप काम करते करते 3-4 बार कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, दिन भर 10-15 कप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको घटाना है। मैं नहीं कह रही कि आप चाय एकदम छोड़ दीजिए, कॉफ़ी एकदम छोड़ दीजिए। अगर आप मेरी तरह टी एडिक्ट हैं तो आप चाय छोड़ के नहीं ज़िंदा रह पाएंगे, तो आप 2 से 3 कप चाय पी सकते हैं। मैक्सिमम जो कैफ़ीन है बॉडी में वो 200 मिलीग्राम से ऊपर नहीं होनी चाहिए पूरे दिन में। वो 2 से 3 कप चाय और कॉफ़ी में मिलती है। एक कोल्ड ड्रिंक 300 लगभग मिलीग्राम कैफ़ीन के बराबर आपको कैफ़ीन देता है। तो आपको इन चीज़ों की मात्रा घटानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उन जंक फूड को वो करना है। फिर आता है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ तरह के एनॉमलीज ऐसी हैं बच्चे में, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, उसमें आपकी बॉडी में ये देखा गया है कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 बी ग्रुप के विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। हालांकि रिसर्च ने ये बोल दिया है कि कोई भी विटामिन आपका मिसकैरेज प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन वो विटामिन हम खाते हैं कि जो बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो। बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन का लेवल अच्छा होता है, तो इसलिए आपको वो खाने की ज़रूरत है। अगर आप अंडर वेट हैं तो आपको नॉर्मल वेट की तरफ जाने के लिए अपनी डाइट को रिच करना होता है, प्रोटीन में, फैट में। अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना होता है। आपको बैलेंस डाइट, लेकिन उसकी कैलोरी की मात्रा कम करनी होती है। अगर आपकी दिन भर की रिक्वायरमेंट 1200 कैलोरी है तो उसमें से 500 कैलोरी आपको माइनस कर देना होता है। वो करने का बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप ब्रेकफास्ट में 2 रोटी खाते हैं और लंच में 3 रोटी खाते हैं तो ब्रेकफास्ट की 2 रोटी खाना शुरू रखिए जारी, लेकिन जो लंच वाली रोटी है उसको 2-3 की जगह 1.5 कर दीजिए। इसी तरह रात वाले खाने में और अपने खाने में प्रोटीन की, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाइए। और हर डाइट में कोशिश कीजिए कि प्रोटीन जरूर लीजिए। प्रोटीन आपको फुलनेस देता है, सटाइटी देता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती है, तो इसलिए वो खाने की ज़रूरत है। जब कभी भी आपको यूं ही टेंशन में या काम करते हुए बोरियत के वक्त या टीवी देखते वक्त आपको खाने का मन करता है तो आप पानी का एक ग्लास लीजिए, उसमें से कुछ सिप लीजिए। पानी पीने के बाद आपको फुलनेस फील होगी और आप एक्स्ट्रा बिंज ईटिंग कहते हैं उसको, जो बिना काम के खाया जाता है, वो करने आप बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई लाइफस्टाइल से रिलेटेड। दूसरा कॉमनेस्ट रीज़न, हम लोग जेनेटिक रीज़न के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। एक एन्यूप्लॉइडी होती है जो न्यूमेरिकल गड़बड़ी होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो एक्स्ट्रा नंबर लाइफ के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होते हैं। ये बच्चे आगे चल के लूले लंगड़े विकलांग हो सकते हैं, तो उनको ईश्वर पहले ही ख़त्म कर देता है। तो उनके नंबर, वो जेनेटिक एनॉमलीज जो होती हैं, वो एग और स्पर्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से होती हैं। उसके लिए हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है। जो बैलेंस ट्रांसलोकेशन वाले पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स के लिए भी अगर हमको ये पता चल जाता है कि अगर दोनों ही कैरियर स्टेट में हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, और
या उनमें से एक है तो क्या चांसेस हैं, वो चांस हम आपको किसी जेनेटिक स्पेशलिस्ट के पास भेज करके समझवाते हैं, आपकी प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं, आपकी कैरियोटाइपिंग कराते हैं। और अगर ये मिसकैरेजेस आपको इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब आप और ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के साथ साथ आईवीएफ के साथ प्री जेनेटिक टेस्टिंग पीजीटी कहते हैं या प्री जेनेटिक डायग्नोसिस कहते हैं, वो करें। उसमें क्या करते हैं, हम आपका आईवीएफ करते हैं। आईवीएफ करके जो भ्रूण बनते हैं उन भ्रूण की बायोप्सी करके देखते हैं कि जो उसमें से नॉर्मल अनएफेक्टेड भ्रूण है या एम्ब्रियो है, हम वो आपके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आज तक की रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि उससे भी इस बीमारी में प्रेगनेंसी रेट में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो हम बायोप्सी करते हैं ये हम 16 से 18 सेल की भ्रूण पे करते हैं और उनके ट्रोफोएक्टोडर्म से करते हैं, और बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आगे चल करके दिखाई पड़ती हैं और जिनके टेस्ट नहीं होते हैं, वो हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आईवीएफ के साथ जेनेटिक टेस्टिंग से भी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। उससे ज़्यादा आपको ये मान के चलना है कि वेट एंड वॉच इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि आप नॉर्मल प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद से उसमें आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इतने 25% to 50% चांसेस ऐसे होंगे जब आपका कोई एक बच्चा नॉर्मल होगा, एक दो अबॉर्शन होंगे और उसके बाद फिर हो सकता है कि आपको नॉर्मल बच्चा हो। तो इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए आपको एक जेनेटिस्ट की ज़रूरत है, एक इनफर्टिलिटी आईवीएफ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। आज इस टॉक के एंड में मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज़ बताने वाली हूँ, किसी से मिलाने वाली हूँ और वो इस फैक्टर पे आपसे और ज़्यादा बात कर पाएंगी। तो ये हुआ जेनेटिक के बारे में, जेनेटिक कॉजेज़ के बारे में। उसके बाद आता है जो यूट्रस है। यूट्रस में मैंने आपको बताया था कि यूट्रस पे पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से, जिसको सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। तो यूट्रस का जो एक कमरा होता है वो दो कमरे में डिवाइड हो जाता है। तो वो बीच की जो दीवार होती है उसको हम हिस्ट्रोस्कोपिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जितना कम से कम सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट हो, उससे हम उसको एनर्जी सोर्स से या सीजर से हिस्ट्रोस्कोपिकली जाकर के दूरबीन विधि द्वारा काटते हैं, उस कमरे को एक करते हैं और फिर आपको प्रेगनेंसी करने की सलाह देते हैं। इसी तरह कभी कभी आपको गांठ हो जाती है, फाइब्रॉयड, जो कि जहाँ पे बच्चा रहता है उस जगह पे होती है, तो उसको हम पहले लैप्रोस्कोपिकली या हिस्ट्रोस्कोपिकली रिमूव करने की सलाह देते हैं। उसके 3 से 4 महीने बाद आपको प्रेगनेंसी करने की सलाह देते हैं। इन्फेक्शन की वजह से जो जाले पड़ जाते हैं पूरे यूट्राइन कैविटी में, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, उसको लैटरल मेट्रोप्लास्टी करके पूरी बच्चेदानी की ये जो झिल्ली है ये सब छुप गई थी, इसको दोबारा से विजिबल करने के लिए वो लेज़र द्वारा, एनर्जी सोर्स द्वारा उसको हम कट करते हैं, बेस लाइन एंडोमीट्रियम तक पहुंचते हैं और जिससे वो एंडोमीट्रियम फिर से रीग्रो करता है और वहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी को 5वें 6ठे महीने में, 4थे महीने के ऊपर मिसकैरेज होता है, अचानक पेन होता है, हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है, तो ऐसे लोग को सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होती है, उनकी बच्चेदानी का मुंह ढीला होता है और वो जो है अचानक से वो लोड नहीं ले पाती है बच्चेदानी बच्चे का और उसका मुंह खुल जाता है और बच्चा पैदा हो जाता है। तो अगर वो कई बार हो चुका तो इसमें नॉर्मली हम जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम कुछ प्रोजेस्टेरॉन की दवाएं देते हैं, फिर उसके बाद उसकी सर्वाइकल लेंथ नापते रहते हैं। 3 महीना पूरे होने पर जब बच्चे की मानसिक विकलांगता की जाँच, जिसको हम एंटी स्कैन द्वारा करते हैं, वो हो जाता है तो उसके बाद हम उस पर एक टाँका लगा देते हैं। जैसे आपका बटुआ होता है, पर्स स्ट्रिंग सूचर, पहले के ज़माने में ऐसे बटुए पे टाँका लगाते थे, डोरी रहती थी उसको बांध देते थे और यहाँ हाथ में लटका के चलते थे। वैसे जैसे बटुए पे वो लगा रहता है उस तरह से हम बच्चेदानी के मुंह पे, सर्विक्स पे एक टाँका लगा देते हैं, जिसको हम इंसर्कलाज कहते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं एनाटॉमिकल डिफेक्ट के या बच्चेदानी के आकार में या उसके अंदर किसी तरह की कमी आने पे। इन्फेक्शन होता है
है तो इन्फेक्शन को अगर पहले से पता चलता है तो उसको ट्रीट करते हैं। यहाँ जहाँ हम सस्पेक्ट करते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से ये प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं तो 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद 4th मंथ में हम एक लंबा कोर्स 14 से 21 दिन का एंटीबायोटिक्स का देते हैं और उसके बाद से उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। उनको प्री टर्म लॉसेस, प्री टर्म लेबर, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जिन लोगों को थायराइड होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जो हमारे यहाँ ज़्यादा है, जिसको आप कहते हैं मोटा वाला थायराइड, जिसमें पेशेंट का वेट बढ़ जाता है, तो वो बेसिकली उस बीमारी में आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो जाता है और उसको चलाने वाला जो सिग्नल है TSH वो बढ़ जाता है। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसको हम पहले से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आपका TSH का लेवल हम 2.5 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml के करीब रखना चाहते हैं और यही बेस्ट है। जिसके ऊपर अगर 3 के ऊपर है तो भी वो खराब है और बहुत नीचे 0.01001 के नीचे है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो वो भी गड़बड़ है। तो 1 से लेके 2.5 के बीच में अगर आपका TSH मेंटेन रहता है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आपको प्रेगनेंसी लॉसेस या प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी नॉर्मल व्यक्ति को हैं। इसी तरह से प्रोलैक्टिन हार्मोन जो आपके जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके अंदर बढ़ता है, अगर वो हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है जिसको हम हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं, तो उसके लेवल को 20 नैनोग्राम से नीचे हमको लाना होता है। उसके लिए कैबरगोलिन नाम की एक डोपामीन एगनिस्ट दवा होती है, एंटेगनिस्ट, वो दवाई हम खिलाते हैं और उस लेवल को नीचे लाने के बाद से आपको प्रेगनेंसी करने की सलाह देते हैं। यहाँ पे सबसे स्पेशल अटेंशन मैं देना चाहूँगी डायबिटीज़ को। वो महिलाएं जिनको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में पता चला कि उनको डायबिटीज़ है या डीरेंज GTT, जिसमें आपकी बॉडी शुगर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है, तो आपको अपना स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल किए बगैर प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये जो डायबिटीज़ होता है ये आपकी बच्चे में तो एनॉमलीज कर ही सकता है, उसके अलावा वो सडन IUD कर सकता है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ कहते हैं उसको। सब कुछ ठीक चलता रहता है, अचानक आपका बच्चा गड़बड़ हो जाता है। तो आपको अपना शुगर लेवल जब तक नॉर्मल 100 के नीचे ना आ जाए फास्टिंग और 120 के नीचे PP खाने के बाद वाला ना आ जाए, और इसको मैनेज करने के लिए इसको आपका लेवल को देखने के लिए हम HbA1c नाम का एक टेस्ट करते हैं जो आपकी बॉडी में पिछले 3 हफ्ते से लेके 3 महीने के शुगर कंट्रोल, आपकी बॉडी ने शुगर को कैसे हैंडल किया वो बताता है, जिसकी नॉर्मल लेवल इंडियन में 5.7 तक ही मानी जाती है। 5.7 के ऊपर 6.1 तक हम उसको प्री डायबिटिक स्टेट मानते हैं और उसके ऊपर वो फ्रैंक डायबिटीज़ होता है। तो हमारा एम होता है अगर आपका वो HbA1c लेवल 10 आया, 12 आया, 14 आया, तो उसको जब तक हम 7 के नीचे नहीं ले आते हैं, प्रेफरेबली 6.5 के भी नीचे नहीं ले आते हैं, हम आपको प्रेग्नेंट होने की सलाह नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर गलती से आप प्रेग्नेंट हो गए तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आपको एबॉर्शन कराना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैडम मेरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरा शुगर तो बहुत हाई है, कंट्रोल नहीं है और ये बच्चा लूला लंगड़ा विकलांग हो जाएगा, इसको आप गिरा दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कॉन्जेनाइटल एनॉमली, कोई भी मिस हैपनिंग लेस देन 1% केसेस में होती है, 99% उसके नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए जांचें बनी हुई हैं, वो समय समय पे आप जांच कीजिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, सही सलाह को फॉलो कीजिए, तो ये कंडीशन नहीं आएगी। तो ये हो गया एंडोक्रिनोपैथीज के बारे में। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये एक तरह का एक्वायर्ड थ्रोम्बोफीलिया है। थ्रोम्बोफीलिया का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में छोटे छोटे माइक्रो क्लॉट्स बन जाते हैं आपकी ब्लड वेसल्स में। आपके उन ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, उनको प्रॉपर ब्लड लंग्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बड़े लोगों में जब हम बड़े होते हैं किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। उसी तरह वो बच्चे में हार्ट अटैक कर देता है अचानक से। बच्चे के प्लेसेंटा में छोटे छोटे क्लॉट्स उनके ब्लड वेसल्स
वेसल्स में बन जाते हैं, बच्चेदानी उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं देती है। तो इस बीमारी को एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं और इसके डायग्नोस करने का तरीका मैंने पिछली बार आपको बताया था। मैं रीकैप करती हूँ। कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी बच्चा अचानक पेट में बिल्कुल ठीक चल रहा था, 8वें 9वें 7वें महीने में जाकर के अचानक से ख़त्म हो गया पेट में, या उसको 2 या 3 लॉसेस जो हैं 8 से 12 हफ्ते के बीच में हुए हैं, या 8 हफ्ते से नीचे 3 या उससे ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, प्लस उसके ब्लड में अगर एंटी कार्डियोलिपिन, एंटी फॉस्फोलिपिड, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नामक एंटीबॉडीज़ की मात्रा पॉजिटिव पाई गई है, तो इनको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम बीमारी कहते हैं। ये जो है एक तरह की इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है और इस बीमारी का इलाज संभव है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दिन से, पता चलने के दिन से, या जिस दिन बच्चे की हार्ट बीट आती है उस दिन से हम आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन का इंजेक्शन प्रेफरेबली आपके पेट में लगाते हैं सबक्यूटेनियस। उसके साथ एक छोटी इकोस्प्रिन की गोली देते हैं 75 या 150 मिलीग्राम की, जो आपकी प्रेगनेंसी में 8.5 महीने तक आपको रोज लेनी होती है। डिलीवरी के 2 हफ्ते पहले उसको 1 हफ्ते पहले हम बंद करते हैं। तो और ये देखा गया रिसर्च में कि जिन लोगों को एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम या एप्ला था, उनको अगर ये इंजेक्शन और टैबलेट दिया गया तो 85% बच्चे बच गए और आगे उनकी प्रेगनेंसी फुल टर्म तक कंटिन्यू हुई और उनको अच्छा हंसता खेलता बच्चा घर ले जाने को मिला। इसके ऑपोजिट जो कॉन्जेनाइटल थ्रोम्बोफिलियाज हैं, जो जन्मजात होते हैं, जो इनहेरिटेड होते हैं, आपकी फैमिली में रन कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन अधिकतर काम नहीं करता है। और हमारा कंसेंसस या रिकमेंडेशन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उनको ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन और इकोस्प्रिन नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे और इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ हैं बॉडी में, जैसे आपको मैंने बताया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इस तरह की जितनी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, इनके ट्रीटमेंट में हम आपको इकोस्प्रिन कभी दे सकते हैं, जो बेबी एस्पिरिन उसको हम कहते हैं। उसके अलावा स्टेरॉइड्स हैं, वो दिए जाते हैं। कभी कभी इंट्रालिपिड नाम का एक इंजेक्शन आता है। ये सारी थेरेपीज़ एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ हैं और ये इस बीमारी का स्पेशलिस्ट ही डिसाइड कर सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो इंट्रालिपिड होता है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं हम लोग, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन के तौर पे। और वो सारी चीज़ें, इनका कहीं भी अभी पूरा वो नहीं है, कहीं भी एविडेंस इतना नहीं है कि इसको रूटीन के तौर पे हर डॉक्टर यूज़ करे। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि लगभग 50% कॉजेज़ में ये आपका जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है ये अनएक्सप्लेन्ड होता है, और उनमें हम आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने को कहते हैं, आपका खान पान ठीक करने को कहते हैं। और जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हम प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन और एससीजी नाम का इंजेक्शन देते हैं। जिस दिन से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उस दिन से लेकर के जब तक आपका वो उस बच्चे का प्लेसेंटा एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट खुद फंक्शन करना शुरू नहीं कर देता है, जो कि अधिकतर 8-9 से 12 हफ्ते में होता है, तो लगभग 3 महीने तक हम इस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। और जिन लोगों के सारे लॉसेस 3 महीने के अंदर में हुए थे उनके में वो 3 महीने से 5 महीने के बीच हम बंद कर देते हैं। लेकिन जिनके में हिस्ट्री है प्री टर्म लेबर की, प्री टर्म डिलीवरी की, उसके में एससीजी तो 3 महीने पे हम बंद कर देते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन हम 36 वीक्स तक दे सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रोजेस्टेरॉन है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ये प्रेगनेंसी को सस्टेन तो करता ही है, उसके अलावा ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पे काम करता है। आपको पता है कि ये जो मैं बार बार आपको बताती रहती हूँ कि जो ये बच्चा है ये एक आधा फॉरेन बॉडी है माँ की बॉडी के लिए, और माँ की बॉडी उसमें यूट्रस में वो कैसे एक्सेप्ट होता है उसके लिए वहाँ बहुत सारे केमिकल और इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उन चेंजेस को इस बच्चे को माँ की गर्भाशय में चिपकाने के फेवर में और कंटिन्यू करने के फेवर में काम करता है। तो बहुत सारे कॉजेज जिनको हमें नहीं पता
है उनके में हम ये प्रोजेस्टेरॉन आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं लगभग सारी चीज़ें बता चुकी। इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके फैमिली का सपोर्ट है, आपके अपनों का प्यार है, और आपका जो फिजिशियन आपका इलाज कर रहा है उससे आपका कैसा रिलेशन है, कैसा रेपो है, और वो आपको कितना संतुष्ट कर पाता है अपनी बातों से। ये सारी बातें ज़्यादा मैटर करती हैं। और सब कुछ होने के बाद 80% से ज़्यादा लोग को लाइव प्रेगनेंसी और बच्चा मिलता है। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एक ऐसी सिचुएशन है, मैं मान रही हूँ कि जो बहुत दुखद है, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा आपके साथ हो गया है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, किसी तरह की टेंशन ना करें, और आप कोशिश करें कि खुश रहें। जो कुछ हो सकता है सही दिशा में प्रयास करें, सही डायग्नोसिस कराएं और सही ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब करके कोई कारण नहीं है कि आपको लाइव बर्थ या एक हंसता खेलता बच्चा ना मिले। रिकैप करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहती हूँ डॉक्टर उषा दवे से। ये एक जेनेटिस्ट है और बहुत फेमस बॉम्बे की, और ये हमारे साथ आज आई हैं, ये हमारे यहाँ आती रहती हैं आप सबकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो मैं डॉक्टर उषा से पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर उषा, जो ये जेनेटिक कॉजेज़ हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू सीमा। रिकरेंट लॉस जो बोलते हैं आप, उसमें प्रेगनेंसी लॉसेज जो ऑफन होते हैं, 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा, 3 होते हैं या 4 होते हैं। आप तो एज पर द ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी के हिसाब से अभी जो रिकैप किया वो इतना सुंदर था कि सभी को मालूम हो गया होगा कि क्या क्या कारण हो सकते। लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर यानी अपने में जो आनुवंशिक है या जो अपने डीएनए में है, तो कुछ ना कुछ ऐसा डिफेक्ट होता है जो सभी में है। सभी में हमारे में 6 to 8% डिफेक्टिव जीन्स होते हैं, लेकिन सभी ऐसे बताते नहीं है या मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी रिप्रोडक्टिव लॉसेज जो प्रेगनेंसी लॉसेज जो पहले 3 महीने में यानी 10 वीक में, 11 हफ्ते में, 12 में, तो रिसर्च ने फाइंड आउट किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी आपने डॉक्टर सीमा ने बताया कि वो क्रोमोसोमल जो डिफेक्ट है वो होते। वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट इसके लिए होते हैं क्योंकि हमारे में जब भी स्पर्म और एग जब भी आते हैं साथ में और फिर एक फर्टिलाइज एग बनता है, तभी दोनों के पास से जो क्रोमोसोम आते हैं वो 50-50 बनते हैं, और उसके बाद में वही क्रोमोसोम बच्चे में आपके आएंगे। जैसे आपके पास है वो माँ के पास से आए हैं, आपके हस्बैंड के पास उनके मदर फादर से आए हैं, तो अभी आपके बच्चे में जो 2 आएंगे वो 50% 23 क्रोमोसोम और 50% 23 क्रोमोसोम फादर के। लेकिन ये जब भी साथ में आके फर्टिलाइज होते हैं तभी कभी कभी ऐसी गड़बड़ होती है कि वो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते। यानी मैं आपको यहाँ भी एक पिक्चर बताएगी, देखो, इसको क्रोमोसोम या कैरियोटाइप बोलते। ओके, सो हम लोग बोलते हैं ना, बॉर्न विद दिस। हम जब पैदा होते हैं तो एक क्रोमोसोम है वो मदर के पास है, एक क्रोमोसोम फादर के पास है। तो ये जो ऑल पेयर्स है ये 50-50% मदर और 50% फादर्स। तो तभी कभी कभी ऐसे होते हैं, इट्स अ नेचर, नेचुरल एरर होती है कि जिसके हिसाब से कभी वो सेपरेट नहीं होते और वो बालक में या फर्टिलाइज जो एम्ब्रियो हो रहा है उसमें एक नंबर ज्यादा आ सकता है या कभी एक नंबर कम आ सकता है। तो हम लोग उसको एनिप्लॉइडी या ट्राइसोमी बोलते हैं। सो बहुत से टाइम ये कॉमन होता है कि 21 नंबर में, तो हमारे पास ऑल ये 23 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, और जिसमें एक्स और वाई जो होते हैं वो अपना मेल या फीमेल डिसाइड करते। तो इसमें कुछ भी टाइम सपोज एबनॉर्मेलिटी आई कि एक पैर में 2 के जगह 3 हो गए, तो वो बच्चा अधिकतर रह नहीं सकता है। उसमें नेचुरली होता है कि फिटेस नहीं है, वो सर्वाइव होने के लिए आगे जाके फिट नहीं है, तो नेचर क्या करती है, अपने आप ही बॉडी से थ्रो करती है। तो उसको हम लोग फिर अबॉर्शन बोलते हैं। एक्चुअली नेचर ने उसको बराबर डिसीजन लिया है कि ये आगे जाके बच्चा इधर डिसेबल होगा, मेंटली डिफेक्ट होगा या सर्वाइव ही नहीं होगा, तो पहले 3-4 महीने में ही वो गिरता है। तो रिसर्च ने भी फाइंड आउट किया है। तो ऐसे कारण ऐसी बहुत जरूरी है कि 2 बार 3 बार अबॉर्शन है, उसके बाद भी पहला अबॉर्शन हो जाए या दूसरा, तो हस्बैंड वाइफ ये कैरियोटाइप या जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, या समटाइम्स फैक्टर फाइलेडन जो बताया इन्होंने
कि हेमरेज होता है ज़्यादा, क्लॉटिंग फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, तो डिटेल हिस्ट्री लेना चाहिए। तो ऐसे टाइम आप है ना जेनेटिसिस्ट, जो डॉक्टर सीमा बोलेगी कि ये यहाँ 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 है और कुछ पॉसिबिलिटी है, तो आपको जेनेटिक टेस्टिंग करना चाहिए। तो दैट टाइम जेनेटिसिस्ट विल टेक होल डिटेल हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसे अबॉर्शन होते थे क्या, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, तो वो फाइंड आउट करके एक के बाद एक जाके फिर इन केस अपने पास ऐसी जो रिपोर्ट आई एबनॉर्मल, तो आगे जाके भी आप कुछ कर सकते हैं। तो रादर दैन मेंटल इमोशनल ट्रॉमा हो, फिजिकल ट्रॉमा हो, अगेन एंड अगेन एबॉर्शन हो, तो राइट टाइम आप डिसीजन ले सकते हैं कि मैं क्या रिप्रोडक्टिव ऑप्शन करूं, मैं नेचुरल कंसेप्शन के लिए आगे जाऊं, या मैं फिर कुछ IVF या इनफर्टिलिटी है वो डॉक्टर की कुछ मदद ले लूं, ताकि मुझे जल्दी से जल्दी नॉर्मल IVF से बोलो या नेचुरल प्रेगनेंसी से बोलो, वो ये जेनेटिक फैक्टर में रूल आउट कर सकती है। यानी यहाँ क्या है, प्रिवेंशन। हम लोग क्योर नहीं कर रहे, बेबी कुछ क्योर नहीं होने वाला है, बिकॉज वी आर ऑल बॉर्न विथ आवर जेनेटिक और मेकअप और DNA, राइट। तो इसलिए अपने को प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं, विच वी कैन डू इट। सो हस्बैंड एंड वाइफ ने साथ मिलके जेनेटिक काउंसलिंग को आना चाहिए। फिर जेनेटिक काउंसलर एज अ जेनेटिसिस्ट में समझा सकते हैं, क्योंकि एवरी केस इज इंडिविजुअल। अभी लास्ट महीने में हमारे यहाँ एक केस आई थी जिसमें एक बच्चा हुआ, लेकिन बाद में हर एक टाइम अबॉर्शन हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था। क्या हुआ, फीमेल में, मदर में नेचुरल है नॉर्मल क्रोमोसोम, जेनेटिक क्रोमोसोम हस्बैंड के भी नॉर्मल है, लेकिन ऑल सेल लाइन में नहीं, उसमें 6% में हमको Y क्रोमोसोम जो चाहिए वो मिला ही नहीं था। यानी अभी ऐसे होते हैं कि यू हैव टू डू कि वेरी प्रॉपर थरो जेनेटिक काउंसलिंग, वो बता के फिर बताना पड़ता है कि ये कारण है, तो फिर आगे जाके क्या ऑप्शन है वो IVF स्पेशलिस्ट लाइक डॉक्टर सीमा पांडे ले सकती है, और आपको आगे जाके भले एक बच्चा हुआ तो भी कभी कभी दूसरे कारण हो सकते हैं, और उसके लिए आप इलाज क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, थेरेपी एंड अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर उषा, जो पेशेंट का क्वेश्चन मेरे से होता है कि मैडम मेरे को इतनी बार जेनेटिक रीजन से लॉसेस हो गए, क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी, मेरा क्या चांस है नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी होने के लिए, या IVF से हमको प्रेगनेंसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? तो जब ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या सलाह देते हो, और आप अभी क्या मैसेज मेरे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि अगर किसी को 3-4 रिपीटेड रिकरेंट मिसकैरेजेस हो गए और उन सब का कॉज जेनेटिक था, जिसके लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट एज सच अवेलेबल नहीं है, स्पेशली जो एन्यूप्लॉयडीज हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में फर्स्ट चीज, दोनों हस्बैंड वाइफ कपल ने उनकी कंप्लीट जेनेटिक इवैल्यूएशन करना चाहिए, कैरियोटाइप, क्रोमोसोमल, दूसरे जो जेनेटिक टेस्ट है वो जेनेटिक टेस्ट करके आना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी और ये जानना चाहूंगी, कैरियोटाइपिंग के अलावा क्या और भी कुछ टेस्ट आए हैं, या जो हम नॉर्मल और चीजें कर सकते हैं, एडवांस टेस्टिंग अगर जरूरत पड़े तो? yes, there are now advanced technique. Karyotype is now a very routine thing है। अभी हम मदर के ब्लड में से भी बेबी के में एन्यूप्लॉइडी है कि नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग करके टेक्नोलॉजी आई है, आपको बेबी के यहाँ जाके फ्लूइड निकालने की जरूरी नहीं पड़ती है, मदर के ब्लड में से ही आपको मालूम हो सकता है कि ऐसी कोई स्ट्रक्चरल एनोमली है या नहीं है, एन्यूप्लॉइडी है या नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट आप आगे जाके बच्चा कैसा, आगे जाके प्रेगनेंसी रहने की है या नहीं रहने की है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बात अच्छी ऐसी है कि जब भी जेनेटिक डिफेक्ट हो तो भी आप आगे जाके इनफर्टिलिटी टेस्ट बेबी के जो ऑप्शन है वो हिसाब से आप मदर या हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक ऑप्शन ले सकते हैं, और वेरियस ऑप्शन लेके आप प्रेगनेंसी रख सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि एकदम दुखी होके कि मुझे अभी मैं माँ बनने वाली नहीं है या मुझे अभी बच्चा नहीं होगा, ऐसी कुछ ही जरूर नहीं है समझने की। तो डॉक्टर उषा, अगर किसी पेशेंट के में बैलेंस ट्रांसलोकेशन, मदर और फादर मतलब दोनों कपल आर करियर फॉर बैलेंस ट्रांसलोकेशन, और वो ऑप्ट करते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए, वो IVF और एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन के साथ नहीं जाना चाहते हैं,
पीजीटी नहीं कराना चाहते हैं, वो वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो एक बार प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आगे का सीक्वेंस कैसा होता है, आप क्या सलाह मुझे उन्हें देनी चाहिए कि उन्हें कब आपके पास जाना चाहिए या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्या टेस्ट अवेलेबल है इनमें, कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस, किस रेट पे? अभी आपके यहाँ जीनोम में क्या फुल जीनोम में फुल डीएनए सीक्वेंसिंग भी आया है, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं और फिर से नेचुरल प्रेगनेंसी की भी आप अगेन ट्राई कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन एंड अगेन एबॉर्शन होगा। तो ये वो सब इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम तो है ही है कि इंडिविजुअल कपल पे है। अभी कभी हमारे पास ऐसे कपल आए, बोले नहीं हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार भी ट्राई करेंगे। समटाइम्स ऐसे कपल हो गए, बोले नहीं फर्स्ट हो गया 2 बार हो गया, नाउ आई विल गो फॉर सम अदर ट्रीटमेंट, यू नो। तो जो जेनेटिक हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है वो उसका सहारा लेके मैं क्या कॉज है वो फाइंड आउट करेगी और उसके हिसाब से एग डोनर या दूसरा जो है वो सरोगेट मदर बोलो या व्हाट डिपेंड्स अपॉन क्या कॉज है वो कपल में, उसके हिसाब से ये ART बोलते हैं या इनफर्टिलिटी का ले सकते हैं सहारा। और अगर बैलेंस ट्रांसलोकेशन सिर्फ एक कपल में है तो चांसेस क्या है मिसकैरेजेस के, और अगर दोनों कपल में है, हस्बैंड वाइफ में दोनों में है तो चांसेस आर ऑलमोस्ट लाइक 80 to 100%। बट एक में है तो आपको चांस है कि आप वहां सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें है उसका एग और वोमिट करो। तो वो कपल हैं जिनको एक बच्चा नॉर्मल हो जाता है, फिर 2 3 4 अबॉर्शंस होते हैं, 4 अबॉर्शंस होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप दोनों पति पत्नी के कैरियोटाइपिंग में, NGS में या कहीं भी अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दोनों में आया है तो आपको मिसकैरेज का रेट फ्यूचर में 80 to 100% रहेगा और ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा दे सकता है, पेन दे सकता है, कितना बेयर करेंगे। तो ऐसे में आपके पास एम्ब्रियो डोनेशन और एडॉप्शन 2 ऑप्शन है, और अगर आपके में से किसी एक में ये डिफेक्ट है और आप जल्दी बच्चा चाहते हैं और ज़्यादा ट्रॉमा नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, स्ट्रेस नहीं देखना चाहते हैं, तो जिस कपल के जिस पार्टनर में प्रॉब्लम है, अगर एग में प्रॉब्लम है तो आप एग डोनेशन के लिए जा सकते हैं, स्पर्म में प्रॉब्लम है तो आप स्पर्म डोनेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये एक ऑप्शन है, क्विकेस्ट वे ऑफ गेटिंग हेल्दी प्रेगनेंसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप IVF ही कराएं या आप एग डोनेशन लें। आप जो भी चॉइस लेंगे हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके साथ जाएंगे और उसके हिसाब से आपको सलाह देंगे। लेकिन ये पूरी जर्नी जो मदरहुड एंड पेरेंटहुड की है, जब नहीं होती है तो वो इतनी पेनफुल होती है, आपको अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है, किसी का नॉर्मल कमेंट भी आपको रुला देता है। तो ऐसे में आपका डॉक्टर चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी पेरेंट बन जाएं, तो आपके सामने सारे ऑप्शंस रखता है, चांसेस रखता है। अब आपकी चॉइस है कि आप उसमें से क्या चूज करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर उषा ने हमारे बहुत सारे और भी चीज़ों को क्लियर किया जेनेटिक रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड दोस्तों, आज हमारी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की ये सीरीज यहीं पे खत्म हो रही है। तो खत्म करने से पहले मैं रिकैप करूंगी। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस अराउंड 1% कपल्स में होता है, और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब होता है जब 2 या उससे ज़्यादा मिसकैरेजेस लगातार होते हैं। जब एक बच्चा नॉर्मल हो, फिर एक प्रेगनेंसी लॉस हो, फिर एक नॉर्मल हो, तो उसको हम स्पोरेडिक मिसकैरेज कहते हैं। लेकिन जब लगातार 2 या उससे ज़्यादा होते हैं तो उसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। ये पूरी सीरीज हमने रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो फर्स्ट 3 मंथ्स में हो रहे हैं उस पे फोकस की, जिसमें 40 to 50% बल्कि 60% तक कॉजेज अभी तक इंसान को पता नहीं है। हमारा साइंस इतना एडवांस नहीं हो पाया है, नेचर को उतना नहीं समझ पाया है, तो उसको जिसका कॉज नहीं पता होता है उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में, अनएक्सप्लेन कहते हैं आपकी लैंग्वेज में। उसके बाद नॉन कॉमनेस्ट रीजन जेनेटिक होता है, और वो फर्स्ट 6 to 8 वीक में जितने प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, जिसको आप ब्लाइटेड हुआ, मिस्ड अबॉर्शन, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई
आपके डॉक्टर आपको समझाते हैं वो होता है। उसके बाद जो रीज़न होता है वो इम्यूनोलॉजिकल या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसमें 8 से 12 हफ्ते के बीच आपका बच्चा बढ़िया से बढ़ रहा होता है, अचानक से उसका मिसकैरेज हो जाता है, उसका हार्ट रेट बंद हो जाती है। उसके अलावा बॉडी में एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं स्ट्रक्चरल यूट्रस के, उसके अलावा आपके हार्मोनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी बॉडी इम्यूनोलॉजिकली बच्चे को स्वीकार ना करे वो हो सकता है। ऑटो इम्यूनिटी, आपकी बॉडी आपकी ही दुश्मन बन जाती है। तो जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, डायबिटीज़ होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारी चीज़ें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करते हैं। और इन सब पेशेंट्स को जब हम जांच करने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो जब किसी का भी 2 बार प्रेगनेंसी लॉस रिकरेंट हो चुका है, तो थर्ड टाइम या सेकंड टाइम जब उसको प्रेगनेंसी लॉस होता है, तो प्रेफरेबली जो वो कंसेप्टस निकल रहा है, वो जो बच्चा मिसकैरिड हुआ है, अगर हम उसकी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं तो हमको वो, हालांकि हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको एक कॉज मिल जाएगा और हम जान पाएंगे कि इसमें कोई नॉन जेनेटिक स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटी थी कि नहीं। वो आपको आगे ट्रीट करने में मदद देगी हमको। उसके अलावा दोनों कपल्स की कैरियोटाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका शुगर का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के करते हैं, और HbA1c बहुत ज़रूरी है, आपका थायराइड, प्रोलैक्टिन, और आपको मैंने बताया था कि जिसकी प्रजनन क्षमता कम होती है उसके अंदर मिसकैरेज के भी चांसेस, क्वांटिटी जितनी कम होती है अंडों की उतनी उस, और बीज की भी, स्पर्म की भी, उनकी क्वालिटी भी उतनी खराब होती है। तो आपका सीरम AMH, TSH, प्रोलैक्टिन, डायबिटिक स्टेटस, थायराइड स्टेटस, प्रोलैक्टिनीमिया, इन्फेक्शन स्क्रीन, वेजाइनल स्वैब, आपका हिस्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, और कभी कभी SSG और कभी लैप्रोस्कोपी, ये सारी जांचें हैं जो हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के पेशेंट्स की करते हैं। और जब वो एक बार डायग्नोसिस बन जाती है तो जो कॉज निकलता है उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन सब के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आपका फैमिली और फिजिशियन का सपोर्ट, लव, टेंडर लव केयर, उसको हम TLC कहते हैं। आप जितने प्यार से अपने इस व्यक्ति को रखेंगे, बेसिकली फीमेल्स जल्दी इस चीज़ से स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, तो फैमिली का जितना अच्छा सपोर्ट होगा, पॉजिटिव बॉन्डिंग होगी, जितना रिलैक्सेशन होगा, जितना स्ट्रेस फ्री पीरियड होगा, उतना ज़्यादा वो अच्छे से रिकवर करेगी। उनको योगा, मेडिटेशन, म्यूज़िक, डाइट थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कभी कभी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जेनेटिक कॉजेज़ के लिए जेनेटिस्ट से मिलके प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग करना होता है, एक सही डॉक्टर के पास पहुंचना होता है। अगर आपको फाइब्रॉयड है, पॉलिप है, सेप्टेट यूट्रस है, एशरमैन सिंड्रोम है, तो उसका हम सर्जिकल करेक्शन करते हैं। अगर आपका जेनेटिक कॉज ऐसा है जो अनट्रीटेबल है, जिसमें मिसकैरेज के चांसेस 50% से ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आप IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ प्री जेनेटिक टेस्टिंग या एग और स्पर्म डोनेशन ऑप्ट कर सकते हैं। आप एडॉप्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आप नेचुरली वेट करना चाहते हैं तो जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी की एक जेनेटिक टेस्टिंग करके कोरियोनिक विलनेस सैम्पलिंग और एमनियोसिंथेसिस से जो कॉमन कॉजेज हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी जैसा डॉक्टर उषा ने बताया, नॉन इन्वेजिव टेस्ट आ गए हैं, NGS कहते हैं जिनको, NIPT कहते हैं, उनके थ्रू भी हम मदर के ब्लड से लेकर के वो सारे टेस्ट करके जानना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंगल जीन डिसऑर्डर है। मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है उस पर सरसों के फूल के दाने की तरह जो पोलन ग्रेन्स कहते हैं, उसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, उनकी तरह छोटे छोटे दाने पड़े होते हैं, उनको जीन्स कहते हैं। वो सिंगल जीन डिसऑर्डर को हम फिर भी अभी नहीं पूरा जान पाते हैं। बहुत जांचों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर हम कराना चाहें तो सब कुछ नहीं कर पाते हैं, और जब हम सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद भी 50 to 60% में हमको कोई कॉज नहीं मिलता है। और वहाँ पे हमारा टेंडर लव केयर,
विटामिन सपोर्ट और उनको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट, एससीजी सपोर्ट, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। और सब कुछ के बाद आपको याद रखना है कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस से आपका मिसकैरेज का चांस मैक्सिमम 35% to 40% बढ़ता है, फिर भी 60 to 65% केसेस में आपको हंसता खेलता बच्चा मिलता है। तो उम्मीद ना खोएं, सही दिशा में प्रयास करें, सही डॉक्टर के पास पहुंचे और अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, अपनी बहू का बहुत अच्छा ख्याल रखें जब वो इस दौर से गुजर रही हो। अगर वो आपकी दोस्त है या आपकी जो भी है, उसको पूरा प्रॉपर केयर दे, एक शोल्डर दे क्राई करने के लिए, एक सिंपैथेटिक ईयर दे। वो जो कहना चाहती है, अपना दुख अगर आपके साथ बांटना चाहती है तो उसको सुन लें। बहुत बार हम कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इतना करने से हम बहुत कुछ कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो भी बातें बताई वो आपको पसंद आई होंगी, आपने उससे कुछ जरूर सीखा होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों, मित्रों और बाकी लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। इस रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो आप अभी मुझसे नहीं पूछ पाए हैं तो इस चैट लाइन पे हमको लिख के छोड़ दीजिएगा। मैं उसकी कोशिश करूंगी कि उसका आंसर देने की, लेकिन वो क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, कुछ भी नहीं पूछना है प्लीज़। और बाकी फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। आइए हम सब साथ मिलके डॉक्टर उषा को भी थैंक यू करते हैं। बाय बाय। आज ये हमारे बीच बॉम्बे से आई थी तो आप लोगों से मैंने इनको मिला दिया। ये हमारे हॉस्पिटल में हर महीने आती रहेंगी, लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रही थी। तो कोई भी कपल जिस फैमिली में किसी भी तरह की जेनेटिक डिसेबिलिटी चल रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, उनकी ये एक्सपर्ट है और इनको स्पेशली रिक्वेस्ट करके मैंने बॉम्बे से बुलाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग को बार बार बॉम्बे भेजना संभव नहीं था। तो आप लोग जब चाहे तब इनसे आके मिल सकते हैं। इनसे मिलने का टाइम और कब ये आएंगी इसके बारे में जानकारी करने के लिए आप मेरे चैट लाइन पे या हमारे फ़ोन नंबर से पता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और ध्यान रखिए अपना और अपनों